हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रोज इतने समय बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है। आज हमारा लेक्चर 6 है। ठीक है, देखिए अगर प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको सीक्वेंस के टाइप्स पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद लिमिट पढ़ाया था, लिमिट पॉइंट पढ़ाया था और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ठीक है। और कुछ बेसिक जानकारी मैंने दी थी आपको कि कोई लिमिट कन्वर्जेंट कब, मतलब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, उसकी सब थी बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट वगैरह वगैरह, ऐसे मैंने आपको कई प्रकार कराए थे, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि पीक ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। पीक ऑफ सीक्वेंस, जैसा कि ये शब्द है यहाँ पर पीक, पीक आप जानते होंगे, पीक सबसे आप भली भांति परिचित होंगे। पीक की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये हिमालय है, इसकी जो चोटी है, इसकी चोटी को बोलते हैं पीक। पीक मतलब आपको जहां पर पीक ऑफ सीक्वेंस का शब्द आए वहां पे आपको समझ जाना है कि किसी चोटी की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि पीक ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। पीक ऑफ सीक्वेंस देखिए, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। डेफिनेशन पहले देखेंगे। फॉर ए सीक्वेंस am mth term of an is said to be a peak of sequence an। इसमें कह रहा है कि कोई सीक्वेंस है an, कोई सीक्वेंस an है, उसमें कोई टर्म होगी am, मतलब टर्म कौन सी होती है। मान लो हमारा सीक्वेंस है, इसमें जो संख्याएं होती हैं हमारी टर्म्स होती हैं। यही टर्म्स की बात हो रही कि कोई am है, ये am सबसे बड़ा होगा सीक्वेंस में। जितने भी सीक्वेंस में नंबर दिए जाएंगे an नंबर होते हैं सीक्वेंस पे, a1 a2 a3, तो उसमें जो am है, am आएगा वो सीक्वेंस में am सबसे बड़ा होगा, ये कह रहा है। और सबसे बड़े वाले को आंख मीच के क्या कर देंगे हम, पीक बता देंगे कि पीक ऑफ सीक्वेंस है ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि पूरे सीक्वेंस, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पूरे सीक्वेंस में आपको जो भी नंबर बड़ा दिख जाए, सबसे बड़ा नंबर देखना है आपको। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, उसका पीक कहलाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि पीक तभी निकाल सकते हैं हम कि सीक्वेंस हमारा बाउंड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। देखिए जैसे कि एग्जांपल से देखेंगे, इसका एग्जांपल है 1,1,1,1, मतलब ये कांस्टेंट सीक्वेंस 1 का वो है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस को इसका खोल के दिखा हुआ है पहले से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी पीक क्या है, इसकी पीक होगी 1, पीक 1, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या है, ये मैंने आपको कराया था, ये क्या है, आपको ये देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये 1/n का सीक्वेंस है, ठीक है। आप अब कहेंगे सर ये वाला जो है सीक्वेंस हमारा, ये बाउंडेड कहाँ है। अरे भाई बाउंडेड है, ये ध्यान से देखिए आप ये देखेंगे तो ये 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये 1/2 फिर 0.5 हो जाएगा, 1/3 0.75 हो जाएगा। ऐसे आप इसको देखेंगे ना, वो सॉरी 0.25 हो जाएगा, फिर इसको लेके चलेंगे, फिर यहाँ पर 0.20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर ये 0 पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका लिमिट पॉइंट हो गया 0 और लिमिट पॉइंट 0 हो गया। तो इस सीक्वेंस में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, पीक हो जाएगा। इस प्रकार पीक निकालते हैं, ठीक है। इधर देखेंगे ये हमारा सीक्वेंस है, ये हमारा कौन सा सीक्वेंस है, ये भी मैंने आपको कराया है। ये सीक्वेंस है, n को खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार खोलेगा ये, ठीक है। तो इसको इसमें हम पीक बता पाएंगे, क्योंकि नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बाउंडेड नहीं है, ये इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स जा रहा है, इनफाइनाइट बार जा रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पर 6 है 7 8 9 5 6 है, ऐसे चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो इसका हम पीक ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप लिख देंगे यहाँ पर पीक doesn't exist। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक। इसका ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं, एवरी सबसीक्वेंस हैज मोनोटोन सबसीक्वेंस। ये कह रहा है कि एवरी सबसीक्वेंस, ये हमारा नोट एक प्रकार से आप नोट में इसको लिख लेना, एवरी सबसीक्वेंस हैज मोनोटोन सबसीक्वेंस। मतलब कोई सबसीक्वेंस अगर मान लो कोई सीक्वेंस है, ठीक है, कोई सीक्वेंस है यहाँ पे मान लो n है कोई सबसीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस है कोई, तो इसके अंदर जो टर्म्स होंगे, जैसे कि अब मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3, ये इस प्रकार ही खुलेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसकी अगर मैं सब सीक्वेंस बनाऊं, सब सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, मान लो यहाँ से 2 3 4 उठा लिए, 2 3 4 उठा लिए, चलता रहा, ठीक है। 1 2 3 उठा लिए, चलता रहा, ठीक है। इसके बाद आगे कई संख्याएं होंगी, इसके आगे 7 8 9 उठा लिए, ये चलता रहेगा। तो इसकी बेसिकली बताऊं ये सब सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कह रहा है एवरी सबसीक्वेंस हैज मोनोटोन सबसीक्वेंस, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है एवरी सबसीक्वेंस, मतलब पूरा जो एवरी सबसीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस से बनाई गई सबसीक्वेंस, मान लो ये मतलब सीक्वेंस है, इससे मैंने सबसीक्वेंस बनाई, तो ये वाली जो सबसीक्वेंस है वो मोनोटोन सबसीक्वेंस होती है। मोनोटोन सबसीक्वेंस में हमारी 2 प्रकार की आती हैं, एक होता है हमारा मोनोटोन इंक्रीजिंग, एक होता है हमारा मोनोटोन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे,
माइनस का 1/n। इसके सबसीक्वेंसेस क्या बनेंगे, इसके सबसीक्वेंसेस दो बनेंगे, आपको पता हो तो। देखिए एक तो इसका 1 1 में ले लो, 1 1 1 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ जाएगा, और दूसरा सबसीक्वेंस बनेगा हमारा -1 -1 -1 -1। इस प्रकार ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये है हमारा। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा है, ये देखिए आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में अगर लेके चलूं तो मोनोटोन सबसीक्वेंस की क्या शर्त थी। देखिए मोनोटोन इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस होता था हमारा, मोनोटोन इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस होता था, उसकी शर्त थी कि an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an, ये शर्त थी उसकी, ठीक है। और मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो उसकी क्या शर्त थी, an+1 इज लेस देन इक्वल टू an। तो वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए इस वाले एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वल टू वाले एग्जांपल में जा रहा है, इक्वल टू वाले में। ये कौन सा है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस बनना है। मैंने आपको बताया था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में कांस्टेंट सीक्वेंस आती है, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। और उसके बाद मैंने बात की थी कि पहले की अगर मैं बात करूं, शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर था अपना, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, उसमें हमारा इक्वल टू का साइन नहीं आता था, और जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाले सीक्वेंस में इक्वल टू का साइन आता था। इतना सा है बस। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे कांस्टेंट सीक्वेंस होते हैं वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होते हैं। अब इंक्रीजिंग की बात करें तो देखिए इधर देखिए, ये तो हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसके साथ क्या ये वाला मतलब किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये देखिए an+1 इक्वल टू की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये वाले सीक्वेंस सब सीक्वेंस जो मैंने बताए हैं। और ये वाले सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं n 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये देखिए ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो पहला टर्म है उससे बड़ा है दूसरा टर्म, तो ये वाली प्रॉपर्टी को ये वाला फॉलो कर रहा है। ये दूसरा टर्म हो गया, ये पहला टर्म हो गया, मान लो ये अगर दूसरा टर्म है तो ये तीसरा टर्म हो जाएगा, ये मान लो चौथा टर्म है तो ये पांचवा हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा बढ़ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा मोनोटोनिकली सबसीक्वेंस। देखिए एक हमारा नोट है, any an then an has at least one मोनोटोन सबसीक्वेंस। देखिए ये कह रहा है कि कोई an है अगर हमारे पास, तो एटलीस्ट उसका हमारे पास एक मोनोटोन सबसीक्वेंस होगा। मोनोटोन सबसीक्वेंस मतलब या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकते हैं हम, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना सकते हैं। सबसीक्वेंस मतलब क्या, कि एक कोई मतलब कोई बड़ी संख्या है, या मतलब कुछ आपका सीक्वेंस है, ये 1/n है, इसको आप खोल के 1 1/2 1/3 ऐसे कर दे, ये हमारा सबसीक्वेंस है, ठीक है। वो सॉरी सीक्वेंस है, सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस है। अब इसका सबसीक्वेंस कैसे बनाएंगे, इसको कुछ एलिमेंट उठा लिए वो एक में रख दिए, और उनको छोड़ के कुछ दूसरे एलिमेंट उठा लिए वो रख दिए उसमें। मान लो इसका ये 1/2 उठा लिया हमने, 1/4 उठा, 1/5 उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, ये एक हमारा सब सीक्वेंस बन गया। अब मान लो इसमें 1 नहीं लिया हमने, इसमें 1 भी ऐड कर लिया, 1/2 ऐड कर लिया, 1/5 ऐड कर लिया, इस प्रकार ये भी हमारा सब सीक्वेंस हुआ। तो सब सीक्वेंस क्या है, मतलब एक सीक्वेंस से बनाए गए उसी की तरह दूसरा सब सीक्वेंस, बस जो आपके एलिमेंट है वो ज्यादा या कम हो सकते हैं, ठीक है। इतना यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्या है वो इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। देखिए नोट है, एवरी सबसीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि सभी सबसीक्वेंस हमारे जो हैं वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं, और उनसे बनने वाले सबसीक्वेंस भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं। समझ आए, बेसिकली ये कहना चाहता है, इतना समझिए आप। दोनों नोट का तात्पर्य ये है कि जो हमारा सबसीक्वेंस है, मान लीजिए 1/n वाला सबसीक्वेंस है, 1 1/2 1/3 इस प्रकार ये चल रहा है, तो अगर हम देखें तो ये कौन सा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज कर रहा है, देखिए 1 है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इससे हम बनाएंगे जो सबसीक्वेंस इससे हम बनाएंगे वो भी, मान लो इससे सबसीक्वेंस बनाएंगे, सबसीक्वेंस अगर हमने बनाई, इससे सबसीक्वेंस कैसे बनाते हैं, इसके कुछ अवयव लेके उसमें डाल दिए, सबसीक्वेंस बन गया, तो वो भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो उससे बनने वाले सबसीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होंगे। यही यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, मतलब परिभाषा के रूप में, एवरी सबसीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एवरी सबसीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। बस इतने था आज का लेक्चर। और आप कहें तो इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने आपको बताया कि पीक ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पी टेस्ट क्या है और लेवलिज टेस्ट क्या है। आइए देखते हैं। देखिए पी टेस्ट क्या है, अगर आपको इस फॉर्मेट का कभी क्वेश्चन दिखता है, देखिए कि सीक्वेंस भी आ रहा हो, उसमें सीक्वेंस ये सीक्वेंस है और इसमें सीरीज भी आ रही हो, ठीक है, और 1/n की पावर p के फॉर्मेट का हो, ठीक है, तो इस प्रकार जाएगा ये
देखो इसको छोड़ो आप, मैं आपको सीधे सीधे तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या है, जो इस वाले डिब्बे में आते हैं वो सीक्वेंस है, ठीक है। और जो ये है, ये क्या है, ये सीरीज है, ये सीरीज है आपकी, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा। अगर इस प्रकार आपको कुछ दिखता है, मान लीजिए यहाँ पे n है, n/2 कर लो, ठीक है। अगर इस प्रकार आपको दिखता है तो ये सीक्वेंस है या सीरीज है? ये सीक्वेंस है, ठीक है। सीरीज का हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि सीरीज का, ये रहा आपका सीरीज, सीरीज का हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं, सीक्वेंस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब इधर देखिए, देखिए इसकी पी टेस्ट की वो क्या होती है, डेफिनेशन, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखाई है मैंने। देखिए सीक्वेंस अंदर सीरीज 1/n⁻p इक्वल टू, इसको हम ऐसे करके मान लो, इसको हमने खोल दिया, ये अपना सीक्वेंस भूल जाओ, अभी कोई सीक्वेंस नहीं, ठीक है, इसको भूल जाओ, सिर्फ सीरीज है हमारी इस प्रकार, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मेट हमें मिलता है सीरीज में, सॉरी सीक्वेंस में, इस प्रकार का 1/n⁻p के फॉर्मेट का, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे, देखो वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसकी वैल्यू, मान लीजिए 1/n⁻p की अगर मैं बात करूं, अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी है तब तो वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो वो डाइवर्जेंट होगा। दो केस होते हैं, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो वो डाइवर्जेंट नहीं होता है, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट होता है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होता। इतना समझ में आया आपको? देखो उसके बाद देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखो, और एक कंडीशन क्या है कि मतलब कन्वर्जेंट होने के लिए इनफाइनाइट से छोटा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है आपकी p की वैल्यू जो है, जो n के ऊपर p दी गई है, n के ऊपर p दी गई है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझो, ये रहा हमारा, देखो यहाँ पे हम देखेंगे n की पावर कितनी, 1 है ना, यहाँ पे इसकी p देखेंगे, n की पावर कितनी है, 1 है, तो p की पावर 1 है, और उसमें क्या कहा गया है कि p की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर है 1, इक्वल टू का साइन नहीं दिया है उसमें, जो आप इसको डाइवर्जेंट वो कन्वर्जेंट बोल देंगे, इसलिए क्या होगा, ये होगा आपका सीधे सीधे डाइवर्जेंट। देखो एक बार और देखो, क्यों हुआ ये डाइवर्जेंट, ये इसलिए हुआ क्योंकि n की पावर 1, मतलब पावर कोई नहीं दी होती है तो 1 होती है, आपको पता है, तो n की पावर 1 है अगर, तो देखते हैं आप कि यहाँ पर p की वैल्यू np, तो p इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 1 है, और वो क्या कह रहा है कि p की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए डाइवर्जेंट हुआ। अगर यहाँ पर 2 होता तो कन्वर्जेंट हो जाता, ठीक है, अगर 1 से बड़ी कोई वैल्यू होती तो यहाँ पर कन्वर्जेंट हो जाता। ये देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, ये देखिए, इसको खोलेंगे अगर हम, एंड इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, n/2 इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, अरे अंडर रूट को आप 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो देखिए आप ये बताइए 1 से बड़ी है या छोटी है, ये 1 से छोटी है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है, डाइवर्जेंट को ऐसे लिखते हैं, डाइवर्जेंट। ये आपको मैं डाइवर्जेंट आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे से। डाइवर्जेंट दो प्रकार के होते हैं, एक डाइवर्जेंट टू प्लस और डाइवर्जेंट इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। ये आपका करीब आज से कल या परसों शायद आएगा, ये आपका ध्यान नहीं, पक्का नहीं पता, ठीक है। आगे देखिए लेबनिज टेस्ट, ये आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लो इसका, ये देखिए, सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, p की वैल्यू को देखो, p की वैल्यू क्या है इसमें, 3/2 1 से बड़ा है या छोटा, 1 से बड़ा है, तो सीधे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को कैसे लिखते हैं पूरा फुल में, कन्वर्जेंट, ये रहा आपका कन्वर्जेंट, ओके। ये देखिए अब पहला टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा हो गया p टेस्ट। अब हम देखेंगे लेबनिज टेस्ट क्या है। देखिए अगर आपको कभी सीक्वेंस के अंदर -1 की होल पावर 1 दिख जाए और उसके साथ कोई आपको सीक्वेंस दिख जाए, कोई an का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1/n भी हो सकता है, n/2 भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब an की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सीक्वेंस आ सकती है।
तो आपको क्या करना है कि इस कन्वर्जेंट बाय कन्वर्जेंट होगी कब होगी, इफ an इज मोनोटोन डिक्रीजिंग, अगर हमारा an जो है हमारा वो मोनोटोन डिक्रीजिंग होना चाहिए। मोनोटोन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज करना चाहिए, an मतलब देखिए an इज मोनोटोन डिक्रीजिंग, वो कह रहा है कि हमारी सीक्वेंस ये वाली कन्वर्जेंट तब होगी जब हमारा an, इसमें -1 की होल पावर n से कोई मतलब नहीं है, इसमें बात कर रहा है कि an हमारा कन्वर्जेंट कब होगा, जब हमारी सीक्वेंस मोनोटोन डिक्रीजिंग मतलब इस ये बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इस प्रकार चलनी चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए एंड लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट an कहां जाना चाहिए, 0 पर, और हमारा an जो है वो 0 पर जाना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो मैंने आपको 1/n बताया था, ये क्या है, इसको हम खोलेंगे तो 1/2 1/3, ठीक है, इस प्रकार चलेगा। तो ये कहां पर जाने की कोशिश करता है, ये हमारा सीक्वेंस 0 पर जाने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के साथ साथ इस पर अगर हम लिमिट लगाते हैं, देखिए इस प्रकार लगाते हैं लिमिट 1/, अगर हम ले 1/n लिमिट, ये सब समझाने के लिए, ये सब समझाने के लिए इधर अलग है, ये वाला आपको नोट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या कह रहा है 1/n की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हम n की जगह इन्फिनिटी रखें तो क्या हो जाएगा, हमारा 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो हमें पता चलता है कि ये वाला जो सीक्वेंस है हमारा वो 0 पे जाने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार हम पता लगाते हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसीलिए ये दिया गया है कि लिमिट लगाने के लिए, ये सिर्फ इसकी पहचान करने के लिए ये वाला फॉर्मेट दिया गया है कि लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स an गोज टू 0, ठीक है। देखो ऐसे समझते हैं, देखो इधर मैंने क्या कहा था आपको लेवरेज टेस्ट में, आप -1 की ओवरऑल पावर n को, ये इस वाले को इग्नोर कर देते हैं, बचा क्या आपका 1/n, तो ये हमारा an हो गया। ये कैसे लिखा हुआ है, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिए ये इस प्रकार लिखा हुआ है, -1 की ओवरऑल पावर n अपॉन 1/n, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा -1 की ओवरऑल पावर n, और ये हमारा रहा an, ठीक है, ये हमारा an रहा। तो an से ही मतलब है हमें ये देखना कि an हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग देखने के लिए हम इसमें वैल्यू रख लें 1 2 3, या ये कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका आप लिमिट लगा लीजिए इसका, इसको आप भूल जाइए, इसमें आप करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे आप, क्या हो जाएगा, इस प्रकार 0 आ गया। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई हमारी 0 वाली, और ये वाली कंडीशन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो है ही, क्योंकि 1 से हम जब 0 पे पहुंच जाए तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हमारी, इसलिए हम इसको कहेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कल मैं आपके लिए ये पी टेस्ट और लेबनिज टेस्ट से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और बस ये वाला आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।